हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पढ़ने वाले कंसंट्रेशन टर्म्स। तो हमने लास्ट क्लास में फिजिकल एनालिसिस किया था। तो फिजिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हमारे पास किस सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा सॉल्यूट है, कितना कम सॉल्यूट है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए टू टर्म्स होते हैं, टू टाइप के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन क्या है, हम उसे कलर के बेस पे स्मेल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो कंटेनर हैं और दोनों में क्या नाम है, इंक है हमारे पास है, लेकिन एक के पास क्या है, एक के पास इंक ज़्यादा डिजॉल्व है, एक के पास इंक कम डिजॉल्व है, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन की वाटर जो है इक्वल अमाउंट में। तो जिसमें ज़्यादा है वो डार्क कलर रहेगा और जिसमें कम है वो लाइट कलर रहेगा। तो हम ऐसे ही देख के आइडिया लगा सकते हैं कि किसमें इंक ज़्यादा है सॉल्यूट। तो हमने कलर के बेस पे ऑब्जर्वेशन किया। स्मेल ऐसी क्या नाम है, हमारे पास जो H2S गैस होती है, H2S गैस को दोनों को क्या नाम है, आप दोनों कंटेनर में 1 लीटर वाटर लीजिए, दोनों में क्या नाम है, इसमें आप डाल दीजिए क्या नाम है, H2S गैस। एक में ज़्यादा एक में कम। H2S गैस की स्मेल होती है रॉटन एग लाइक स्मेल होती है। अब रॉटन एग लाइक स्मेल आ रही है तो जिसमें ज़्यादा स्मेल आएगी वो उसमें ज़्यादा कंसनट्रेशन, मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, जिसमें कम उसमें कम सॉल्यूट है। तो हम यहाँ पर जो है फिजिकल एनालिसिस जो करने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि हम किस में सॉल्यूट ज़्यादा है और किस में सॉल्यूट कम है। तो अब इसी के दूसरे टर्म जो आते हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से क्वालिटेटिव एनालिसिस हम ये आइडिया बता सकते हैं कि इसमें ज़्यादा है इसमें कम, लेकिन कितना अमाउंट में ये नहीं बता सकते। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें सबसे फर्स्ट आती है मास परसेंट। मास परसेंट बताता है कि हमारे पास पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास परसेंट बोल सकते हो, वेट परसेंट बोल सकते हो, मास बाय मास परसेंट बोल सकते हो, और वेट परसेंट बोल सकते हो, वेट बाय वेट परसेंट बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला मास परसेंट का, मास ऑफ वन कंपोनेंट, दैट्स मीन वन कंपोनेंट अगर आपको सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट का मास ऊपर आएगा, तो सॉल्यूट का मास, ठीक है। और नीचे आएगा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास होते हैं जनरली। तो मास बाय मास परसेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सिंपल जो हम ऐसे ऐसे नॉर्मली हम अगर मार्क्स की परसेंटेज में निकालते हैं अपने मार्क्स की, तो क्या लगता है ऊपर ऑब्टेन मार्क्स, ये टोटल मार्क्स इनटू 100 करते हैं। सेम टू सेम जिसकी भी हमें कंसंट्रेशन निकालनी है और उसमें क्या है, उसका मास ऊपर रखेंगे, नीचे टोटल मास रखेंगे इनटू 100। तो इसी के बेस पे हमारे पास क्या होते हैं, ये मास परसेंट होता है। मास परसेंट, तो इसको अब एक और चीज़ बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, हमारे पास अगर आपसे बोला गया 10%, क्या है 10% बाय मास है। अब 10% बाय मास का मतलब क्या होता है, 10% बाय मास। अब 10% का आंसर कब आएगा, इसका इसका 10% आंसर तब आएगा जो ऊपर कितना हो 10 ग्राम, नीचे कितना हो 100 ग्राम, इंटू कितना हो 100। तो टिकता है 10, तो 100 से 100 कैंसिल होगा। अब इसका दो ऊपर क्या होता है सॉल्यूट, नीचे क्या होता है सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का मास हमारे पास 100 ग्राम है और 10 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट कितना हुआ, हमें पता है किसी भी सॉल्यूशन में जो होता है, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अगर सॉल्यूशन हमारा 100 है, सॉल्यूट हमारा 10 है, तो सॉल्वेंट कितना हुआ 80 हुआ, 90, सॉरी 90। तो इसी के बेस पे तो ये हमारे पास जनरली जो आते हैं पूरे कंप्लीटली, तो ये हमारे मास परसेंट होता है। अगर बोले 20% बाय मास, तो 20% बाय मास का मतलब क्या होता है, 20% चाहे किसी का भी हो, 20% बाय मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है वो भी NaCl और प्लस वाटर। तो अब इसमें जो सॉल्यूट है वो कौन है, NaCl है सॉल्यूट, और ये कौन है सॉल्वेंट है। तो अब इसमें टोटल हमारे पास वाला क्या है 20% है, तो 20% का मतलब क्या होगा 20 ग्राम सॉल्यूट है, दैट्स मीन NaCl।
और 100 ग्राम कौन है, सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन। और हमारा सॉल्वेंट कितना हुआ था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के बनता है ये। तो सॉल्यूट अगर 20 है तो 100 ग्राम कौन होगा पर 100 ग्राम में, तो 80 ग्राम कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। अब 80 ग्राम सॉल्वेंट्स का मतलब ये है कि उसमें जो वाटर है उसकी अमाउंट कितनी है, 80 ग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से। अगर मान लो बोलता हमारे पास हमें बनाना है 200 ग्राम को सॉल्यूशन बनाना है, तो 200 ग्राम के हिसाब से 40 ग्राम कौन होगा, 40 ग्राम ये होगा, और ये कितना होगा, ये 100। तो ये इसी बेस पे हम क्या नाम है, हम किसी का भी जैसे मतलब अब बोलता 30%, तो 30% बाय मास का मतलब होता है 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब 30 ग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से 30 ग्राम कौन है, सॉल्यूट है, और 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 70 ग्राम कौन हुआ, सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसी में ये हम कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास 200 ग्राम सॉल्यूशन है तो 30% के हिसाब से हमारे पास, तो 100 ग्राम के हिसाब से 30 ग्राम, तो 200 ग्राम के हिसाब से कितना होगा, 60 ग्राम होगा। तो ये हमारे पास इसमें ये होता है। तो इसमें मास परसेंट निकालना क्या है, सिंपल वे है, सिंपल और कुछ नहीं है। तो अब उसके बाद हमें पढ़ना है, तो ये तो मास परसेंट हो गया, ये उनके लिए यूज़ होता है जब क्या नाम है आप वेट मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए हमें कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम गिवन होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो हम उसके लिए पढ़ते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसको इसको रिप्रेजेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम वी बाई वी से, क्योंकि ऊपर भी वो हमारा क्या है, वॉल्यूम है, नीचे भी वॉल्यूम है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला से ये बताता है वॉल्यूम क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि पर 100 ml सॉल्यूशन में कितने हमारे सॉल्यूट के वॉल्यूम प्रेजेंट हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, लीटर में, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो अगर 1 लीटर में है तो 2 लीटर में लो, अगर मिलीलीटर में तो दोनों मिलीलीटर में। तो हो गया हमारा वॉल्यूम परसेंट हो गया। अब इसके बेस पे जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास आता है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया था सिंपल। अब हम जो एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल आ गया 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आंसर कितना 10, तो 10 आने के लिए ऊपर भी 10 होना चाहिए और नीचे 100 × 100। अब ये बताओ 10 ऊपर कौन है, ऊपर तो सॉल्यूट हो गया, कौन हो गया, सॉल्यूट। तो अभी सॉल्यूट ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और अब ये इसका मतलब ये है कि हमारे पर 100 ml सॉल्यूशन के हिसाब से 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो 10 ml सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है बस, HCl है, और हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो 10 ml सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास सिंपल सा टर्म आ जाती है। ये वॉल्यूम परसेंट हो गया, मास बाय वॉल्यूम। अब वो मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, इससे में हमारा सॉल्यूट जो होगा वो होगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे m बाय v, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम, सॉल्यूट होगा हमारे पास ग्राम में, सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम में। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m बाय v परसेंट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
ओ सॉरी, total volume of solution total volume of solution in milliliter e ग्राम इंटू 100। तो ऐसे कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें दे रखा है एग्जाम्पल में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 20% मास बाय वॉल्यूम। अब इसमें जो हमारे पास है 20% मास बाय वॉल्यूम का मतलब है 20, ऊपर 20 आएगा, नीचे 100 आएगा, ऊपर 10 20 और नीचे अपन 100 आएगा इंटू 100। तो 20 कौन हो गया सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज, और 100 कौन हो गया सॉल्यूशन। तो 20 ग्राम ग्लूकोज हो गया सॉल्यूट, और 100 ml कौन हो गया सॉल्यूशन हो गया। तो इसका मतलब है पर 100 ml के हिसाब से 20 ग्राम हमारा सॉल्यूट मतलब ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ये थे हमारे पे क्या नाम है कुछ सिंपल से कंसंट्रेशन टर्म्स। तो मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो ये हमारी कंसंट्रेशन हो। अब एक और कंसंट्रेशन कुछ रह गए पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये जनरली ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर क्या होता है सॉल्यूट ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं। किस में होते हैं ट्रेसेस, व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेसेस, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सॉल्यूट जो है प्रेजेंट किसमें ट्रेसेस में है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो उसमें होता है जैसे मान लीजिए पता है क्या है हमारे टूथपेस्ट में क्या होता है, इसमें 1.5 ppm होता है। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब है कि पर मिलियन ग्राम सोल उसमें 1.5 ppm क्या होता है फ्लोराइड आयन होता है। कौन होता है फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन होता है। अब फ्लोराइड आयन की इसके उसके लिए क्या है 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन ग्राम में हमारे पास कौन प्रेजेंट है 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन है पूरा टूथपेस्ट, उसमें क्या ना 1.5 ग्राम कौन है फ्लोराइड। तो इसका क्या नाम है इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या नाम है ये पॉइजनस होता है, मोल्ट के टीथ के लिए डुके करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे कम हो जाए तो ये क्या होता है उसके लिए हमारा जो टूथपेस्ट का जो एक्शन होता है क्लीनिंजिंग का वो एक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए क्या नाम है हम ये पीपीएम यहाँ यूज़ होता है जहाँ पर सॉल्यूट बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में है, और लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या होता है बहुत ज़्यादा पड़ता हो। इसे क्या नाम है हम ये मेजरमेंट करते हैं पॉल्यूशन, तो पीपीएम में AQI एक्वाइड इंडेक्स, तो यहाँ पर जो है इसमें यूज़ करेंगे। तो अब ये बात क्या है कि यहाँ पर जैसे पीपीएम का हम फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या होगा पीपीएम इक्वल टू क्या नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब बात यह है कि हमें पर मिलियन ग्राम के हिसाब से पर मिलियन के हिसाब से देखना है। तो अब हमें पता है 1 मिलियन में कितने नंबर होते हैं, 1 मिलियन में होंगे 10⁻⁶ नंबर होंगे। तो अब इसमें मतलब 1 नंबर में कितने होंगे 1/10⁻⁶ मिलियन होंगे। तो पर मिलियन के हिसाब से देखते हैं हमें ये पता कि जो टोटल नंबर सॉल्यूशन है वो मिलियन में है, तो हम इसको मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे। और जब आप इसे 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हमारे पास क्या है 10⁻⁶ से डिवाइड करने का मतलब है कि हमारे पास इसको ऊपर पहुँच जाएगा। तो जब ये यहाँ पर 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे, जब 10⁻⁶ से डिवाइड करोगे तो इस ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई ऊपर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पर जो आएगा इंटू 10⁻⁶। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, इसका यूज़ करने का सिंपल सा फंडा ये रहा हमारे पास। ये जैसे वाले यहाँ पास क्या है
जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए या कोई वहाँ पर पॉल्यूटेड पार्टिकल है तो उसमें लिखा है 40 ppm बाय मास। अब इसका मतलब क्या होगा, 40 ppm कब आएगा, ऊपर 40 हो नीचे 10 पावर 6 हो, ये तो होगा। ऊपर का लगा है ऊपर 40 हो और नीचे 10 पावर 6 हो इंटू 10 पावर 6। अब इसमें बोला बाय मास का इसका लग है 40 ग्राम होगा, ये 10 पावर 6 ग्राम होगा। दैट्स मीन 40 ग्राम हमारे पास कौन है, सॉल्यूट है। 40 ग्राम कौन हो गया, सॉल्यूट है। किसमें, इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में। 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में 40 ग्राम कौन है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्वेंट निकालो तो 10 पावर 6 से इसको माइनस करोगे तो ये होता है सिंपल सा हमारे क्या नाम है ppm निकालने का फॉर्मूला। अब ये क्या है, अब इसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म में नहीं आता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट करते हैं हम एक्स से। किससे करते हैं, एक्स से। तो यहाँ पर जो है जनरली अगर हमें क्वेश्चन करना है तो इसको सिंपल है, क्या है हम क्या लेंगे, जैसे हमारी कंटेनर लिया हमने। अब इस कंटेनर में हमने क्या नाम है एक सॉल्यूशन लिया, और इस सॉल्यूशन के तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। अब इसमें मैं लेट कर लिया कि इसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन ए, और बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन बी। ये नंबर ऑफ मोल्स है ए के और ये बी के। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इट इज़ द रेशियो ऑफ तो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए हमें क्या निकालना है, ए के मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब अच्छा बी के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स बी इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर पुट करेंगे, नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल कौन कौन है, ए है और बी है, तो ए और बी दोनों के मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स ऊपर एंड नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कौन, एन और ए और बी। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पर सी कंपोनेंट होता, अगर एक और होता है यहाँ पर सी, तो एन सी आ जाता है यहाँ पर। तो ए अगर मान लो ए की वैल्यू निकालनी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो जितने भी यहाँ पर इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उन सब का हम क्या कर देंगे, तो सबकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन निकालने का सिंपल है। अच्छा अगर आपसे बोला है इसकी यूनिट क्या आएगी, तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट लेस। इसकी यूनिट जो होगी ये क्या होगा, यूनिट लेस। क्यों होगा यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी क्या है मोल्स है और नीचे भी क्या है मोल, मोल से मोल कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा यूनिट लेस। तो ये है यूनिट लेस। अब इसको क्या नाम है, इसमें तो मोल फ्रैक्शन है। अब ये अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, मतलब कि किसी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी हमारे कंपोनेंट हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है किसी जैसे मान लो यहाँ पर इसके अंदर दो सॉल्यूशन है, एक्स ए है और एक्स बी है, तो दोनों की मोल फ्रैक्शन सम क्या आएगा, एक्स ए के लिए क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और बी की क्या आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो अब इन दोनों बताएं ये तो दोनों सेम है, तो एलसीएम में क्या है यहाँ पर एन ए प्लस एन बी, ऊपर भी क्या है यहाँ पर एन ए प्लस एन बी, ये कैंसिल तो क्या बचा, क्या गया हमारे पास बच गया 1। तो कोई भी सॉल्यूशन हो एक्स ए प्लस एक्स बी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या आता है 1 आता है। मोल फ्रैक्शन सम क्या आएगा हमेशा 1। तो ये हमारे मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा। तो ये किसी भी सॉल्यूशन निकालना हो, कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास है उसके मोल फ्रैक्शन सम हमेशा बनेगा। अगर 3 कंपोनेंट्स होते हैं तो 3 कंपोनेंट्स में क्या होता है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आने वाला है 1 आने वाला है। तो ये होता है सिंपल सा हमारा मोल फ्रैक्शन का ये। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक का मोल फ्रैक्शन मान लें एक्स ए की वैल्यू आ रही है 0.4, तो दूसरे कितने होगी एक्स की वैल्यू 0.6 होगी, क्योंकि सबका हमेशा क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो ये है सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या नाम है, ये मोल फ्रैक्शन का सम। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन टर्म भी हो गया। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पास कंसंट्रेशन टर्म।
मोलैरिटी। तो अब ये मोलैरिटी, यहाँ पर जो मोलैरिटी यूज़ हो रही है, मोलैरिटी होती क्या है? ये बताता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब पर लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने हमारे सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या है, डेफिनेशन या डेफिनेशन ले लो या फिर इसका फॉर्मूला उसी से बन जाता है हमारे पास। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमें ध्यान रखना है, किसमें रखना है, लीटर में। तो ये हमारे पास, तो अब सिंपल है, अगर पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन मतलब कि अगर पर लीटर मान ली यहाँ पर क्या आ गया, मोलैरिटी है। अब पर लीटर सॉल्यूशन हमारे पास है 1 लीटर है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वही क्या होगी। अगर मान लो 5 मोल्स है पर लीटर में, तो 5 होगी मोलैरिटी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कि पर लीटर सॉल्यूशन में इसके मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। अब सिंपल है, किसी की मोलैरिटी 5 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 मोलैरिटी आने का मतलब है पर लीटर सॉल्यूशन हिसाब से 5 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है पर लीटर सॉल्यूशन में। तो 2 लीटर में कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये हमें बताता है कि हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट आ रहा है। तो ये यहाँ पर ये इसका सिंपल सा फंडा है। अब उसके बाद हमारे पास तो पता क्या है, इसकी अगर आपसे यूनिट पूछे है तो यूनिट तो सिंपल है, हम क्या करेंगे उसी के फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे यूनिट। तो यूनिट का फॉर्म, यूनिट से कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर आपसे यूनिट निकाल लिया है तो जैसे यहाँ पर आता है यूनिट, यूनिट इजल टू, ऊपर क्या है मोल और नीचे का लीटर। तो ये यूनिट क्या है इसकी, मोल पर लीटर बोल दो, या फिर बोल सकते हो मोल लीटर इनवर्स, और क्या बोल सकते हो मोलर, ठीक है। और हम इसको कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, अगर किसी नंबर के आगे कैपिटल एम, जिसका मतलब क्या है, एक 5 मोलर सॉल्यूशन, दैट्स मीन 5 मोलरिटी उसकी। तो ये हमारे पास था। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज द मोलर सॉल्यूशन, मोलर, मोलर सॉल्यूशन और 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर या मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसकी मोलरिटी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अब मोलरिटी 1 कब आ सकती है, मोलरिटी तो 1 तभी आ सकती है जब इसके पास, हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर जो हमारे पास तो अब इट्स मीन, इट्स मीन 1 मोल of solute present in 1 liter of solution, पर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो ये होती है हमारी मोलैरिटी। तो अब इसमें क्या नाम है, 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अगर उससे बोलता है 2 मोलर सॉल्यूशन, तो सिंपल आता है, वो मोलैरिटी 1 लिखा है तो ऊपर की 1 और नीचे 1। चलो अब अगर आपसे बोलते हैं कि क्या नाम है 5, 5, तो हमें पता है कि 5, 5 भी 1 आएगा, लेकिन पर लीटर 1 के हिसाब से भी तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और हमारे पास डेफिनेशन कहती है पर लीटर के हिसाब से कितने क्या है मोल्स प्रेजेंट हैं। तो 1 के हिसाब से 1, तो 5 के हिसाब से 5, 6 के हिसाब से 6, तो ये आ गई 1 मोलर। अगर आपसे बोला 2 मोलर सॉल्यूशन, तो 2 मोलर सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, उसकी मोलैरिटी 2 आएगी। और ऊपर मोलैरिटी 2 आने का मतलब ऊपर 2 होगा नीचे 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो, 1 लीटर के हिसाब सॉल्यूशन के हिसाब से 2 मोल्स किसके प्रेजेंट हैं, सोल्यूट के प्रेजेंट 2.5 मोलर। 2.5 मोलर का मतलब होगा कि 2.5 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जो है किसी का भी हो सकता है, अगर बोल सकता है कि हमारे पास 0.25 मोल्स हैं, 0.25 मोलर
सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ऑफ NaOH। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही होगा कि हमारे पास जो है इसमें पर लीटर सॉल्यूशन में 2.5 मोल्स किसके प्रेजेंट है, NaOH के, क्योंकि NaOH मतलब यह है कि ऊपर 2.5 आएगा, नीचे 1 आएगा, तो 2.5 मोल और किसका आता है, सो ऊपर सॉल्यूट आता है, ऊपर क्या आता है सॉल्यूट, और नीचे कौन आता है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है और सॉल्यूट कौन है NaOH, तो इसका मतलब तो हुआ पर लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से हमारे पास 2.5 मोल्स किसके प्रेजेंट है, सॉल्यूट के प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारे पास क्या 2.5 मोल सॉल्यूशन। अगर 0.25 बोलता है तो 0.25 कर देंगे, तो यहाँ पर जो है 0.25 आ जाएगा। तो इसको जो है तो 0.25 मोल्स आएंगे। तो ये क्या पता है क्या है, हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन NaOH, और पर लीटर सॉल्यूशन हो गया। तो पर लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हमारे पास है। तो ये सॉल्यूट कौन है NaOH हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेते हैं मोलैलिटी के। अब उसके बाद हमारे पास आता है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी यूज़ वहाँ होती है जब हमारे पास क्या नाम है सॉल्वेंट को किस में मेजर कर रहे हैं, मास में, वेट। क्यों, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है टेम्परेचर पे चेंज हो जाता है तो मोलैलिटी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन हमारी मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास है। अब देखो उसका फॉर्मूला करेगा, इसको रिप्रेजेंट करें कैपिटल स्मॉल m से। मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये ध्यान में यहाँ पर सॉल्वेंट मास है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी पुट करना है। और इसकी यूनिट क्या आएगी यहाँ बस, इसकी यूनिट आएगी यहाँ बस, ऊपर मोल आ गया, नीचे पर केजी आ गया, तो मोल पर केजी या मोल पर केजी से लिख दो, और मोल केजी इनवर्स। और अब बोल सकते हो मोलैलिटी है ये, तो हम इसको बोल सकते हैं मोलल, मोलैरिटी था तो मोलर, क्या था मोलर, यहाँ मोलैलिटी है तो क्या गया मोलल आ गया। तो अब इसी में क्या नाम है, अगर आपसे बोला जाता है मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन और वन मोलल सॉल्यूशन। तो अभी यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो इसकी मतलब इसका मतलब है इसकी मोलैलिटी जो आएगी, इस स्मॉल m की वैल्यू इसमें आएगी 1 आएगी, कितना आएगी 1। तो यहाँ पर 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है। अब 1 मोल आने का मतलब है इसकी मोलैलिटी हमें 1 लेके आनी है। अब मोलैलिटी 1 कब आएगी, मोलैलिटी 1 तब आएगी ऊपर भी 1 हो नीचे भी 1 हो। अब 1 ऊपर क्या होने हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमारे पास क्या हो गया सॉल्यूट हो गए। तो इसका मतलब है, और ये क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसका मतलब है कि पर केजी सॉल्वेंट के हिसाब से 1 मोल्स किसके प्रेजेंट हैं सॉल्यूट के। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन तो 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी सॉल्वेंट। तो ये हमारे पास क्या है सॉल्वेंट का मास है, यहाँ पर यहाँ क्या है सॉल्वेंट है, और यहाँ बोल क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा। तो ये हमारे पास मोलर सॉल्यूशन था, और इस तरह से हमारी क्या नाम है कंसंट्रेशन टर्म्स फेस हो जाती हैं। लेकिन अब बात पता क्या आती है, बात सिंपल सी आती है कि हमारे पास जो है इसको, जब हमने मोलैलिटी पढ़ ही लिया है तो हम मोलैलिटी क्यों पढ़ रहे हैं।
तो इसका सबसे मेन चीज़ रीज़न ये है, हमारे पास जो दो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बताएं, वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिंपल सी बात है, आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी भी गैस का, लिक्विड का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, और जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। अब वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये मोलैरिटी वॉल्यूम की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम के इन्वर्सली है। अब टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, अब वॉल्यूम इंक्रीज करे तो मोलैरिटी करेगी डिक्रीज, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर और डिक्रीज करने पर मोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आपसे बोले है मोलैलिटी पे, मोलैलिटी का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट इन केजी। अब तो पता क्या है, टेम्परेचर चेंज करने पर मास भी चेंज होती है, मास कंजर्व होता है, मास क्या होता है, कंजर्व्ड, तो इससे तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, और वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास में वेट भी क्या है, का मास है, मोलर मास चेंज होगा नहीं। तो हमारा टेम्परेचर चेंज करो, चाहे अब टेम्परेचर इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, नो चेंज, उसमें मोलैरिटी में क्या होगा, कोई नो चेंज। टेम्परेचर इंक्रीज कर दो या फिर डिक्रीज, नो चेंज इन मोलैलिटी। मतलब अगर आप लैब में कोई भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, चाहे सर्दी में करो या गर्मियों में करो, उसमें मोलैलिटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसमें इफेक्ट पड़ जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज ऐसी करेगा तो हमारे पास मोलैलिटी इंक्रीज करेगी। तो इस तरह से हमारी सारी की सारी कंसंट्रेशन टर्म्स फिनिश हो जाती हैं। तो ये हमारा था ये कंसंट्रेशन टर्म का टॉपिक फेस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।